हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मौर्योत्तर काल के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार विशाल मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जहां एक और जो पूर्वी भारत है या मध्य भारत की बात करें, वहां हमें जो स्वदेशी शासन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जो शुंग जो राजवंश है, पुष्यमित्र शुंग है, वो किस प्रकार बृहद्रथ की हत्या कर एक नए ब्राह्मण राजवंश की स्थापना करता है। और उसके बाद शुंगों के बाद जो सत्ता है वो कण्वों के हाथ में आती है। और कण्वों के पश्चात है वो जो स्वदेशी राज्य मौर्योत्तर काल के पश्चात जो स्थापित हुआ, उसमें सातवाहनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक और जहाँ स्वदेशी राज्य जिसमें हमने शुंग और कण्व विषय के बारे में पढ़ा, आज हम सातवाहन काल के विषय में पढ़ेंगे। वहीं हमने पश्चिमोत्तर भारत की चर्चा की कि वहाँ विदेशी जो है, मध्य एशिया की जो विदेशी जातियाँ हैं, जिसमें इंडो ग्रीक है, शक है, पहलव और कुषाण है, किस प्रकार अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, फिर शक आते हैं, और फिर पहलव आते हैं, और फिर कुषाण आते हैं। तो इनका जो साम्राज्य है, इनका राज्य है स्वदेशी राज्य, जिसमें शुंग, कण्व, सातवाहन, और दूसरी ओर पश्चिमोत्तर भाग के अंदर है वो विदेशी जो जातियां हैं, जो मध्य एशिया की जो विदेशी जातियां, जिसमें इंडो ग्रीक है, उसके बाद में शक, पहलव और कुषाण है, ये राज्य स्थापित होते हैं। इनका समानांतर रूप में है वो इनका शासन है वो चलता रहता है। तो हमने जो स्वदेशी राज्य के अंतर्गत है वो शुंग और कण्व के विषय में पढ़ा। आज हम सातवाहन के विषय में है वो चर्चा करेंगे। तो सातवाहन भी ब्राह्मण राजवंशी था, और जो हम कह सकते हैं कि उत्तर मौर्य काल के अंदर है जो देशी राज्यों का उदय हुआ, उसमें शुंग और कण्व के बाद के अंदर है वो देशी जो मौर्य साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी हैं वो सातवाहन हुए। और जो सातवाहन जो राजवंश है उसके विषय में आप जानते हैं कि जो 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 सातवाहन जो राजवंश है वो दक्षिण के अंदर है, विशेष रूप से दक्षिण जो महाराष्ट्र का जो इलाका है वहाँ से उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। और कुछ समय पश्चात है वो उन्होंने कण्व को पराजित करके, कण्व राजवंश है जो कण्व राजवंश के जो अंतिम शासक सुशर्मन है, उसकी हत्या, उन्हीं के जो सामंत है शिमुक है, उसने उसकी हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश के जो संस्थापक है वो शिमुक को माना जाता है। और जो शिमुक है उसने जो कण्व वंश के जो, जैसे मैंने बताया कि कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था, वासुदेव के बाद में भूमिमित्र बना, और उसके बाद में नारायण, और उसके बाद में सुशर्मन बना। तो कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन है, उसको उसी के जो सामंत है वो शिमुक है, उसने उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार सातवाहन वंश की स्थापना करने का जो श्रेय है वो शिमुक को जाता है। और इस सातवाहन को, जैसे मैंने बताया कि आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन पुराणों में उल्लेख मिलता है, अभिलेखों में नहीं मिलता है। अभिलेखों में सातवाहन मिलता है, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहा गया है, इसलिए सम्मिलित रूप से इनको सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो सातवाहन वंश की जानकारी है वो हमें पुराणों के अंदर मिलती है, और मत्स्य पुराण के अंदर सातवाहनों की पूरी वंशावली भी हमें मिलती है। तो सातवाहनों का जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो महाराष्ट्र का प्रदेश था। और महाराष्ट्र के अंदर जो प्रतिष्ठान नामक जो स्थान है, पैठण नामक जो स्थान है, जिसको हम कहें कि जो ऊपरी गोदावरी का जो तट है, वहाँ जो प्रतिष्ठान नामक जो स्थान है, उत्तरी महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहाँ उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो सातवाहनों की जो राजधानी थी जो है वो प्रतिष्ठान, या जिसको पैठण कहते हैं, वो इनकी राजधानी थी। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो, जैसे मैंने बताया कि शिमुक को जाता है, जिसने अंतिम कण्व वंश के अंतिम शासक है वो सुशर्मन की हत्या कर करके वो सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन जो सातवाहन वंश है उसमें जो पुराणों के अंदर उल्लेख मिलता है कि लगभग 250 वर्ष तक है, या लगभग 300 वर्ष कह सकते हैं तक है वो शासन किया। और इनका शासन काल है वो 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी तक है वो इसका शासन है। वो सातवाहनों का जो शासन काल है वो माना जाता है। तो ये जो सातवाहन राजवंश है
उनका जो प्रारंभिक जो शासक था, जो प्रथम शासक था पुराणों के अनुसार, वो सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुख था, और जिसने जो कण्व वंश के जो शासक सुशर्मन की हत्या कर करके वो सातवाहन वंश की स्थापना की। और जो सातवाहन वंश की स्थापना जो शिमुख है, शिमुख के बाद के अंदर है वो सातवाहन वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि सातकर्णी प्रथम को माना जाता है, क्योंकि शिमुख के बाद में है वो कृष्ण राजा बना, जो शिमुख का भाई था। और उसने ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसने नासिक से प्राप्त एक गुहा लेक है, वहाँ पर उससे ये जानकारी मिलती है कि उसने है वो 18 वर्ष तक शासन किया। और ये एक उदार शासक था कृष्ण, और कृष्ण ने जो उदारता, ये बात झलकती है कि ब्राह्मण था, क्योंकि शुंग व सातवाहन ब्राह्मण राजवंश थे। तो इसके बाद भी है वो जो कृष्ण है, या जो जिसको कान्हा भी कहा जाता है, तो उसने ब्राह्मणों को भी दान दिया। तो सातवाहन वंश का जो शिमुख है, शिमुख के बाद में उसका भाई कृष्ण बनता है, और कृष्ण के पश्चात है जो महत्वपूर्ण शासक बनता है सातवाहन वंश का है, वो जो महत्वपूर्ण शासक बनता है वो सातकर्णी बनता है। तो सातवाहन वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो सातकर्णी प्रथम को माना जाता है, जो सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसको दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता है। और इसके समय में जो कलिंग था, आसपास का कलिंग का प्रदेश है, क्योंकि सातवाहनों के प्रमुख शत्रु है वो शक भी थे, और उत्तर ये जो उड़ीसा के जो कलिंग है, तो कलिंग के जो राजा खारवेल है, उसने वो सातकर्णी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन सातकर्णी प्रथम ने है वो कलिंग राजा खारवेल को है वो पराजित कर दिया। तो इनका एक जो नानागाढ़ अभिलेख मिलता है, जो सातवाहन है, जो सातवाहन जो वंश के जो वास्तविक संस्थापक सातकर्णी प्रथम है, उनकी पत्नी नागानिका थी, और उस नागानिका ने है वो एक नानागाढ़ अभिलेख खुदवाया। और उस नानागाढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सातवाहनों ने है वो भूमिदान प्रथा शुरू की। और जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मणों और बुद्धों को है वो एक तरह से है वो भूमिदान का उल्लेख है वो हमें मिलता है। तो नानागाढ़ अभिलेख है वो एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। वो सातवाहन की जो पत्नी नागानिका ने उसको उत्कीर्ण करवाया। और एक प्रकार से क्या है कि जो सातकर्णी का विवाह है वो नागानिका से है वो होता है, उनकी जो पत्नी नागानिका थी। और जो एक तरह से क्या है कि इस नानागाढ़ अभिलेख से है हमें सातवाहनों के द्वारा जो भूमिदान देने जो प्रथा उसकी जानकारी वो हमें मिलती है। तो सातकर्णी जो प्रथम है उसका राज्य है वो काफ़ी विस्तृत था, और उसने मालवा, नर्मदा और विदर्भ, मध्य भारत, कोंकण, काठियावाड़ आदि तक है वो अपना एक तरह से क्या है कि साम्राज्य विस्तार किया। और जो सातकर्णी प्रथम के विषय में एक जानकारी हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नानागाढ़ अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और 1 राजसूय यज्ञ वो किया। और जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है वो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के विषय में भी जानकारी मिलती है। धनदेव के अवध अभिलेख में उसकी पुष्टि होती है। इसी प्रकार यहाँ हमें नानागाढ़ जो अभिलेख है उससे जो उनकी पत्नी नागानिका ने उत्कीर्ण करवाया, उसमें जो सातकर्णी प्रथम है उसको दक्षिणा पथपति है या अप्रतिहत चक्र है की उपाधियाँ हैं वो भी इसको है वो दी गई है। तो सातकर्णी जो प्रथम है वो एक प्रकार से वो महत्वपूर्ण शासक था। और सातकर्णी प्रथम के बाद लगभग 100 वर्ष तक सातवाहन काल के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, जिसको डार्क एज कहते हैं। और इसके पश्चात है वो जो सातवाहन वंश का जो महत्वपूर्ण शासक होता है उसका नाम है वो हाल था। तो हाल है उसके विषय में इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि हाल है वो प्राकृत भाषा का है, वो विद्वान था। और इसने हाल ने है वो गाथा सप्तशती है, इसकी रचना वो प्राकृत भाषा में की। और श्रीलंका पर विजय का जो श्रेय है वो भी हाल को जाता है। हाल का जो मंत्री था विजयानंद है, जो सेनापति था विजयानंद है, उसने है वो श्रीलंका पर वो विजय प्राप्त की। और एक तरह से शिलावती जो उसने जानकारी दी कि श्रीलंका की राजा की पुत्री है वो खूबसूरत है, इसलिए जो हाल है उसने श्रीलंका के राजा की जो पुत्री लीलावती है उसके साथ विवाह किया। और लीलावती है क्योंकि उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान था, इसलिए जो हाल है उसने जो संस्कृत सीखने के लिए
सर्ववर्मा है, उसको बुलाया, उसने उनको संस्कृत सिखाई। और हाल के दरबार के अंदर है वो गुणाढ्य नामक भी विद्वान रहता था, आप जानते हैं। और गुणाढ्य ने है वो बृहत कथा मंजरी है, उसकी रचना वो प्राकृत भाषा में की। तो इस तरह से जो हाल नामक जो शासक है वो भी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, वो माना जाता है। तो हाल के पश्चात है वो सातवाहन वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो एक तरह से, जैसे आप जानते हैं कि सातवाहन वंश के जो शासकों के विषय में हमने चर्चा की। संस्थापक था वो शिमुख था, और शिमुख के बाद में किस तरह से कृष्ण शासक बनता है, और उसके बाद में है वो सातवाहन वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो हम सातकर्णी प्रथम को है वो मानते हैं। जैसे मैंने बताया कि उसने जो खारवल नरेश है उसको है वो हरा दिया था सातकर्णी प्रथम ने। और नानाघाट अभिलेख में उसके बारे में जो भूमिदान और उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो सातकर्णी प्रथम के पश्चात है उसने सातकर्णी ने 2 बार अश्वमेध किया, एक राजसूय यज्ञ किया, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हाल के विषय में हमने देखा, और उसके बाद में सातवाहन वंश का जो जहाँ तक सबसे प्रथम शासक या महान शासक की हम बात करें, सातवाहन वंश का सबसे जो महान शासक है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। और सातवाहन वंश को जो गौरवान्वित करने वाला जो शासक था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और एक तरह से हम कहें कि सातवाहन वंश का महानतम शासक था, और इसकी जो गिनती है वो भारत के महान और पराक्रमी शासकों के अंदर वो की जाती है। और इसकी जो उसकी जानकारी का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख से वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में है वो जानकारी मिलती है। तो सातवाहन वंश का जो गौरव समाप्त हो गया था, जो अंधकार काल था, उसको सातवाहन वंश की गौरव को पुनः स्थापित करने का जो काम है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया। और इसके विषय में जानकारी हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी जो एक तरह से क्या है कि जो नासिक अभिलेख है उससे मिलती है। तो उसमें नासिक अभिलेख से ये भी जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी और उसकी जो माता है जो बलसरी है उसके द्वारा भी है वो एक तरह से संयुक्त रूप से वो शासन किया गया। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उसको एक प्रकार से क्षत्रियों का दर्प और मानवर्धन करने वाला शासक है वो कहा गया है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक है, यवन है और पहलव को नाश करने वाला शासक भी कहा गया है। और एक तरह से क्षारात वंश है जिसको मैंने आपको बताया कि जो इनके समय में जो शक शासक थे वो एक प्रकार से जो हम कहें कि जो प्रमुख रूप से प्रतिद्वंदी है सातवाहनों के है वो शक थे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो उसकी जो उपलब्धियों के कारण से उसको एकमात्र ब्राह्मण है, आदित्य ब्राह्मण है, और वेदों का आश्रयदाता आदि उपाधियों से उसको नवाजा गया। और जो शकों की एक शाखा थी जो नासिक के जो शक थे, उन शकों के जो शासक नहपान है उसको एक प्रकार से क्या है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया। और एक तरह से जो क्योंकि नहपान अपने आप को क्षारात वंश का कहता था, जो भूमक और जो नहपान जो महत्वपूर्ण शासक थे, तो नहपान के विषय में हमने शक जो राजवंश पढ़ रहे थे उसमें भी हमने अध्ययन किया था कि एक तरह से जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो नहपान को पराजित कर देता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को है वो नहपान के वो सिक्के मिलते हैं जोगलथम्बी से। और जोगलथम्बी के जो सिक्के हैं उसमें जो उन सिक्कों को है वो सिक्कों पर है वो एक प्रकार से जो गौतमीपुत्र सातकर्णी उसका अंकर में मिलता है। उन्होंने पुनः उन सिक्कों को डलाया, एक तरफ अपना नाम है वो लिखा है, नहपान का नाम था। तो इस तरह से क्या है कि इस नासिक इस अभिलेख के अंदर है इन सिक्के हैं, उन सिक्कों से हैं एक प्रकार से हम जो हम गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो शक शासक जो क्षारात वंश है जो नहपान है उनको नाश करने वाला जो शासक है वो बताया गया है। क्योंकि उसकी पुष्टि है वो हमें जो नहपान के जो चांदी के सिक्के हैं उससे हमें मिलती है। क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन सिक्कों को फिर से डलवाया। और एक तरह से क्या है कि जो नहपान के अधिकार में जो मालवा और काठियावाड़ का जो इलाका है उसको वो अधिकार में कर लिया जो कि शकों के अधिकार में था। तो इस प्रकार से गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य विस्तार है वो मालवा से लेकर के दक्षिण के कर्नाटक तक फैल गया था। और एक तरह से आंध्र प्रदेश पर भी है उसका आधिपत्य था। तो महाराष्ट्र के बाद में है वो जो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य है उसको
आंध्र प्रदेश के कुछ भाग तक है वो एक तरह से है वो जीतने का जो कार्य है, आंध्र प्रदेश तक फैलाने का जो कार्य है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी को है। लेकिन गौतमीपुत्र सातकर्णी के पश्चात है वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, वो एक महत्वपूर्ण शासक बनता है। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, उसको ये श्रेय दिया जाता है कि उसने जो आंध्र प्रदेश का जो अधिकतम इलाका है वो उस पर अधिकार करने का जो श्रेय है वो एक प्रकार से है वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को माना जाता है। और इसलिए वशिष्ठ पुत्र जो पुलमावी है उसने आंध्र भोज और आंध्र सागर है और आंध्र राज की उपाधि धारण की, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अधिकतम इलाके को सातवाहन वंश के अंतर्गत लाने का जो श्रेय है, अर्थात जो औरंगाबाद जिले के गोदावरी नदी के किनारे जो प्रतिष्ठान जैसा जो इलाका है उसको है वो एक प्रकार से है वो सातवाहन वंश के अंतर्गत लाने का जो श्रेय वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को है वो जाता है। तो इसके समय में जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है उसके समय के अंदर शक शासक रुद्रदामन का शासन था। रुद्रदामन प्रथम के बारे में हमने पढ़ा। तो रुद्रदामन प्रथम को जो सातवाहन शासक जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है उसने है वो 2 बार है उसको है वो 2 बार है वो जो रुद्रदामन प्रथम है उसने एक तरह से क्या है कि जो हम कहें कि ये जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है उसको 2 बार है वो पराजित किया, और लेकिन उनका नाश नहीं किया रुद्रदामन प्रथम ने, और उनके साथ वैवाहिक संबंध है वो स्थापित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्या है कि जो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है उनके सिक्कों के अंदर है 2 पतवार वाली जो नाव है उसका अंकन है वो मिलता है। तो 2 पतवार वाली नाव है ये सिद्ध करता है कि जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति है वो एक तरह से उनका उसका प्रेम था। तो जो वशिष्ठ पुत्र जो पुलमावी है तो के पश्चात है वो हम कह सकते हैं कि सातवाहन वंश का जो महत्वपूर्ण शासक बना वो यक्षश्री सातकर्णी बना। तो यक्षश्री जो सातकर्णी है उसने एक तरह से क्या कि उत्तरी कोंकण और मालवा को शक शासकों से वो वापस वो ले लेता है, और इसके समय में व्यापार वाणिज्य भी फैलता है, और उसमें हम कह सकते हैं कि जल यात्रा का वे प्रेमी हम यक्षश्री सातकर्णी को हम कह सकते हैं। तो सिक्कों पर नाव का अंकन है, न केवल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर मिलता है, अपितु यक्षश्री सातकर्णी है उसके सिक्कों पर भी है वो इसका अंकन है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके पश्चात जो एक तरह से क्या है कि सातवाहन वंश है, यक्षश्री जो सातकर्णी है वो इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि ये सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यक्षश्री सातकर्णी है उसने शकों के साथ संघर्ष करके जो उनका जो प्रदेश है वो जो एक तरह से रुद्रदामन के समय के अंदर है वो शकों के पास चला गया था, उसको एक तरह से वापस प्राप्त करने का कुछ भाग वापस प्राप्त करने का श्रेय है वो एक तरह से क्या है कि यक्षश्री सातकर्णी को है वो जाता है। और एक तरह से क्या है कि यक्षश्री सातकर्णी की जो मुद्राएं हैं वो हमें गुजरात, काठियावाड़, पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश आदि के अंदर हमें इसमें मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि शकों ने इस पर है वो अधिकार है वो कर लिया था। तो ये सातवाहन और शक का जो संघर्ष है उसका अंतिम दौर है वो यक्षश्री सातकर्णी के समय में होता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके पश्चात सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो पुलमावी चतुर्थ था। और पुलमावी जो चतुर्थ है उसने जो पुराणों के अंदर में जानकारी मिलती है कि उसने 7 वर्ष तक शासन किया, 220 से 227 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। और यक्षश्री सातकर्णी के पश्चात है इस वंश का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक कोई हुआ नहीं, और जो कि सातवाहन वंश की गरिमा को है वो अक्षुण्ण रख सके। तो सातवाहन वंश की एक तरह से क्या है कि जो हम कहें कि पुलमावी चतुर्थ के पश्चात है वो सातवाहन वंश का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। और एक तरह से हम कहें कि जो पहले महाराष्ट्र पर और उसके बाद महाराष्ट्र जो इसके बाद में जो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य है उस पर विभिन्न जो वंशों का शासन हमें देखने को मिलता है, जैसे कर्नाटक में कदम का, नागपुर के अंदर वाकाटक का, तमिलनाडु में पल्लव वंश का जो शासन है वो कायम हो जाता है। तो इस प्रकार जो लगभग 4 सदियों तक है वो जो सातवाहन वंश ने दक्षिण पर जो अधिकार किया वो सातवाहन वंश है उसका है वो एक तरह से है वो पतन हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा
कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमने देखा किस प्रकार मौर्य साम्राज्य के जो अवशेष हैं उन पर किस प्रकार जो एक और है वो स्वदेशी जो राजवंश है उसका शासन हमें दिखाई देता है, जिसकी शुरुआत है वो पुष्यमित्र शुंग है ने शुंग वंश की स्थापना करने के पश्चात की। शुंग वंश के पश्चात हमने देखा कि किस प्रकार शुंग वंश के जो एक तरह से अंतिम शासक थे, जो 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 एक तरह से वासुदेव है, उसने किस प्रकार जो हम कहें कि उसकी हत्या कर करके है एक तरह से क्या है कि जो कण्व वंश की है वो स्थापना की। तो शुंग वंश के पश्चात है वो जो कण्व वंश है उसकी स्थापना होती है, और किस प्रकार कण्व वंश के जो अंतिम शासक सुशर्मन है उसकी हत्या वो उसी के जो सामंत है वो सिमुक ने की, और सिमुक ने करने के पश्चात किस प्रकार है वो सातवान वंश की स्थापना है वो सिमुक के द्वारा की जाती है। और किस प्रकार सिमुक के बाद में कृष्ण है या हम कहें कि सातकर्णी प्रथम है वो शासक बनता है, जो कि सातवान वंश का महत्वपूर्ण शासक था। और सातकर्णी के पश्चात किस प्रकार हाल या गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जैसे महत्वपूर्ण शासक है वो बनते हैं, जिनका किस प्रकार शकों के साथ है और अन्य जो कंटेम्प्रेरी जो राज्य थे उनके साथ है वो हमें संघर्ष दिखाई देता है। तो सातवान वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उसको माना जाता है। तो इस प्रकार जो शुंग कण्व सातवान वंश का जो शासन है वो एक और हमें दिखाई देता है। और दूसरी ओर है जो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर है वो जो विदेशी शक्तियां हैं वो अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहती हैं, जिसमें इंडो ग्रीक होती हैं। इंडो ग्रीक सबसे पहले इंडो ग्रीक राजवंश है वो, जो इंडो ग्रीक है वो शासक डिमेट्रियस है यूक्रेटाइटस के नेतृत्व में किस तरह से आक्रमण शुरू होते हैं और पश्चिमोत्तर भारत के काफ़ी हिस्से पर वो अधिकार स्थापित करते हैं। और इंडो ग्रीक के बाद में है शक आते हैं, और शक है उसका शासक रुद्रदामन था, और शकोंकार सातवानों के साथ है वो किस तरह से संघर्ष शुरू होता है। जिस तरह से प्रारंभ में हमने देखा कि जो 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 यवन आक्रमण है उसका विरोध का सामना है वो किस प्रकार है वो शुंग शासक है वो करते हैं, और उसके बाद में जो हमने जो सातवां शासन काल देखा तो उनका संघर्ष है वो, क्योंकि उनके कंटेम्परेरी शक थे तो शकों के साथ वो संघर्ष हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने उत्तर मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन के विषय के अंदर हमने के महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में अध्ययन किया। इसमें हमने विदेशी जातियों के विषय में हमने इंडो ग्रीक के विषय में अध्ययन किया, और इंडो ग्रीक के बाद में हमने शकों के बारे में अध्ययन किया। कल हम कुषाण साम्राज्य के बारे में, एक जो विदेशी शक्ति थी जिन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग के विशाल भाग पर अधिकार किया, कुषाण, उसके विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।